नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम। कहकर ही मानेंगे, ये कहना ही पड़ेगा कि बजट पेश हो चुका है और बजट में बहुत सारे ऐसे ऐलानात किए गए हैं जिसकी तशरीह यानी जिसकी व्याख्या अलग अलग पार्टियों के लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अगर आप किसी बरसरे इक़्तिदार जमात से जुड़े लीडरों से पूछेंगे तो वो इस बजट पर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अगर आप किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर से पूछेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, नन, जीरो। इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है, इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, इस बजट में तलबा के लिए कुछ नहीं है, इस बजट में जो आम शहरी है उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। चूंकि बजट साल भर के लिए ही है और साल भर का बजट है, तो उम्मीद यह होती है कि फौरी तौर पर क्या फायदा मिलने वाला है, फौरी तौर पर कितनी राहत मिलने वाली है। आज से 5 साल के बाद हमें क्या मिलेगा, 25 साल के बाद क्या मिलेगा, लोग इसकी फिक्र कम करते हैं। आज के मसाइल कितने हल होंगे इसके बारे में ज्यादा गौर करते हैं। कितनी चीजें सस्ती होंगी, कितनी चीजें महंगी होंगी और क्या आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी अगर बढ़ नहीं पा रही है तो क्या टैक्स स्लैब में कुछ तब्दीली होगी। टैक्स के बारे में लोग थोड़े मायूस हुए हैं। बहरहाल आज हम इस पर बातचीत करेंगे। चूंकि ये हम सब जान रहे हैं कि 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं, तो कुछ नैरेटिव ऐसा था कि बजट हो सकता है कि लोक लुभावन हो, यानी कि चुनावी हो। तो क्या ये बजट चुनावी है या ये बजट अवामी है? अवामी है तो कितना है? फायदा तत्काल मिलने वाला है, फौरी तौर मिलने वाला है, राहत फौरी मिलने वाली है, या फिर वो बात मुस्तकबिल की है, भविष्य की है? ऐसे कई सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे इस गुफ्तगू में। हमारे साथ होंगे मिताली निकोर जो इकोनॉमिस्ट हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत खैर मकदम है न्यूज 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ डॉक्टर अमी याचनिक जो MP भी है और नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है। पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं और BJP के तर्जुमान उदय सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है। मैं चाहूंगा पहले बजट कैसा है, इस सवाल पर कुछ लीडरों के छोटे छोटे जवाब हम सुन लें। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशादर्शन इस बजट में हुआ है। और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मैं यही कहूंगा कि गरीब की बजट ये नहीं है और इस बजट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। जो पिछले की चीजें थे उसको रिपीट कर रहे हैं। इवन क्रिप्टो करेंसी का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके बारे में कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, सलाह नहीं, मशवरा नहीं। ऐसे बहुत से चीजें उन्होंने की, वक्त आने पर वो बताएंगे। लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगा कि ये बजट गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने दोस्त अमीर लोगों को फायदा करने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इतने बड़े नियरली 40 लाख करोड़, 39 लाख करोड़ में अगर आप ठीक ढंग से लोगों की मदद अगर नहीं करेंगे तो ये बहुमत है, हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, ये जो एटीट्यूड है ये देश के लिए ठीक नहीं। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। कि ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है, ना महिलाओं का बजट है, ना युवाओं का बजट है, ना बुजुर्गों का बजट है। ये बजट फिर से वही प्रूव करता है कि पॉलिसीज बगैर सोचे समझे ये सरकार करती है और कुछ लोगों का एजेंडा चलाती है। देखिए, बजट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें जो हमारे फोकस एरियाज हैं, खासतौर से कोविड के बाद जिस प्रकार का हमको ग्रोथ चाहिए, जिन सेक्टर्स में पैसा चाहिए वहां पर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा महत्व दिया गया है, एग्रीकल्चर को
सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और कृषि के क्षेत्र में कृषि से उत्पादन करने वाले सेक्टर को भी बहुत इंडस्ट्रीज वगैरह एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान किया गया है। क्या इस देश की सरकार क्रिप्टो करेंसी को मान रही है, ऑफिशियलाइज कर रही है? आपने खुद कहा हम क्रिप्टो करेंसी को नहीं मानते, कुछ ही दिन पहले कहे थे। आज बजट में कहते हैं कि 30% टैक्स लगेंगे। क्या मतलब हो गया? कुछ दिमाग है इस केंद्र सरकार को? ये दिमाग रखने वाले करने की बात है। किसको कंफ्यूज कर रहे हैं आप इस देश में? समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए हैं। पर जो उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी आम नागरिक को, गरीब लोगों को, और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से, इन्फ्लेशन से वो वर्ग प्रभावित हुआ है। ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार उनको राहत देगी। देश में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया। चलिए, आपने सुनाए पॉलिटिकल बयान थे। मैं माजरत चाहूंगा, हमारे मेहमानों से थोड़ा वक्त हमने ले लिया है, लेकिन मैं चाहता था कि कम वक्त में सही लेकिन एक लार्जर तस्वीर सामने आए। हम ये नहीं चाहते कि हम सारी बातें मुस्तकबिल में बताएंगे, बल्कि अभी बताना चाहते हैं। ऋषि मिश्रा साहब, आपका सबसे पहले मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं। ये आवामी बजट है या चुनावी बजट है? किस तरह का बजट है ये, ऋषि मिश्रा, संक्षेप में? देखिए, यदि आप देखें तो चुनावी बजट इसको तो नहीं कर सकते। यदि चुनावी बजट होता तो कहीं न कहीं जो मध्यम वर्ग को और खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको जो टैक्स स्लैब में जो छूट नहीं दी गई है, और लोगों को उम्मीद थी कि खासकर मध्यम वर्ग को, और बीजेपी का यदि कोर वोट बैंक देखें तो मध्यम वर्ग खासकर जो है बीजेपी का कोर वोट बैंक है, और टैक्स स्लैब में छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये कहीं न कहीं ये दिखाती है कि ये जो बजट है चुनावी बजट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़े अमाउंट वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया है, इसका स्वागत होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेक्टर है जहां से आपको लाखों जॉब क्रिएट होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यदि देखें कि गरीब तबकों को कहीं न कहीं इस बजट से निराशा हाथ लगी होगी। खासकर मजदूर वर्ग की बात करें तो मनरेगा का जो बजट है वो करीब 75,000 करोड़ का इन्होंने जो किया है, उसमें 25% पिछले वित्तीय वर्ष की यदि तुलना में देखें तो 25% कम है। तो कहीं ना कहीं यदि ओवरऑल आप यदि मुझे आगे मौका देंगे तो मैं विस्तृत से बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल ये मैं कहूंगा कि चुनावी बजट तो नहीं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के बाद जो है गरीब तबका की कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है। चलिए, ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। मैं चाहूंगा फर्स्ट रिएक्शन इसी तरह से छोटे में लेकिन बहुत ही जामे अंदाज में हम तमाम अपने मेहमानों से ले सकें। उदय सिंह साहब, आपके पास आता हूं, तर्जुमान बीजेपी। ये बजट कहा जा रहा है, वैसे नैरेटिव है ये कि ये चुनावी बजट नहीं है। क्यों आखिर ये चुनावी बजट नहीं है? क्यों चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश नहीं हुई? थैंक यू विशाल जी। ये पुअर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग, डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। आप अच्छी तरह जानते होंगे, और इस पैनल में जो इकोनॉमिस्ट बैठी हैं उनको भी अच्छी तरह जानकारी है कि किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। इस बजट में इन तीनों सेक्टर पे काफी थ्रस्ट किया गया है, और एक साथ पहली बार हम जो अनुभव कर रहे हैं, हम इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जी कि उन्होंने एक डेवलपिंग बजट पेश किया है जिसमें एक विजन है कि कैसे आगे देश का विकास होगा, कृषि क्षेत्र का कैसे विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, और 60 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरीके से किया जाएगा, इसका विजन इस बजट से दिख रहा है।
आपका बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि चुनाव का समय है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और अगर कहीं पर भी चुनाव को प्रभावित करने की इच्छा होती बजट के माध्यम से, तो बहुत सारे लोक लुभावने योजनाओं, जैसा कि आपने सुना विरोधी दल के नेताओं के द्वारा, उन्हें इसमें लाया गया होता। ठीक है, चलिए आप भी ये मानते हैं कि चुनावी बजट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का बजट है, लेकिन इसमें गरीब तबके पर थोड़ा ध्यान कम है। ये रिमार्क्स बहुत एक्सपर्ट्स के इसमें मैं पढ़ रहा था, अभी देख रहा था कि मैं फिर भी आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमी याज्ञनिक, एमपी हैं और नेशनल स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की। डॉक्टर अमी, जाहिर है कांग्रेस का जो अपना स्टैंड इस पर होगा वो और राहुल गांधी के ट्वीट में बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एतराज किस बात को लेकर है, जबकि ये चुनावी बजट नहीं है ऐसा कहा जा रहा है? नहीं दिखता जी डॉक्टर अमी याज्ञनिक, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो जवाब दें। देखिए, ये बजट में बहुत हमें आशा, लेकिन बहुत निराशाजनक बजट है। अगले 25 साल की बात कर रहे हैं और आज जो जमीनी हकीकत है, और खास करके पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद, 2 साल के बाद जो हालत हुई है, कोई बात नहीं हो रही। गरीब वर्ग बिल्कुल नीचे चला गया है और गरीबी में गया है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा इतने सालों में बढ़ी है और शिक्षा की तो बात ही नहीं की है उन्होंने, और न तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात की है। ये कौन सा बजट आपको लेके आए कि 25 साल में हम इंफ्रास्ट्रक्चर करें? वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो आप करते ही रहते हैं हर साल, पर आज जो हालत है देश के और आज जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था इतनी नीचे चरमरा गई है, तो इसके लिए आपने कैसा पैकेज नहीं बताया है। प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि रोजगारी बढ़ने की संभावना है, पर रोजगार हम देंगे ऐसी कोई बात नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां वो देने वाले थे, कब तो 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है और रोजगार है, कैसे रोजगार करेंगे वो बात नहीं बताई है। आप डिजिटल की बात करते हो, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हो, इसका कोई कानून नहीं है बना है। और जो मिडिल क्लास है, सैलरी क्लास है, मध्यम वर्ग के नीचे के लोग हैं, उनके लिए ये डिजिटल कार्ड, क्रिप्टो करेंसी क्या मायने रखते हैं? उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, तो पैसा चाहिए डायरेक्ट। आपने सैलरी कट कर दी है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसा बजट आप दे रहे हो? तो 25 साल के बाद बता रहा है कि क्या होगा। ठीक है डॉक्टर अमी, मैं फिर आपके पास आता हूं। थोड़ी आपकी आवाज भी बहुत सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा आता हूं सेकंड राउंड आपके पास। अब मैं रुख करूंगा, हमारे साथ मौजूद है मिताली निकौर जो इकोनॉमिस्ट हैं। मिताली, आपका जो पर्सपेक्टिव है जाहिर सी बात तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, चूंकि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनका अपना एक स्टैंड होता है। जैसा हमने शुरू में देखा, जब हमने बयान, छोटे छोटे बयान सुने थे, हमने क्या देखा कि जितने भी लोग मतलब जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो सत्ताधार जमात के लोग हैं, वो तमाम एक तरफ से बजट की तारीफें करते नजर आ रहे हैं। जो अपोजिशन है वो उसकी बुराई कर रहा है। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट इसे कैसे देखता है? क्या ये 2022-23 का बजट अगर कहा जा रहा है तो ये 22-23 में फ्रूटफुल नजर आ रहा है लोगों के लिए? कोरोना पैंडेमिक में जब बहुत सारे ऑक्सफाम और बहुत सारे रिपोर्ट्स में बातें जाहिर सामने आई है कि इनकम कम हुआ है तो डिमांड बढ़ाना है, क्या बजट का लेआउट जो है, जो आउटले है 39 लाख समथिंग करोड़ से, और उसका फिस्कल डेफिसिट क्या कहानी कह रहा है? जो बातें कही जा रही हैं वो जमीन पर उतरेंगी? आई थिंक यहाँ पर एक थोड़ा सा मिक्स्ड बैग जैसे हम कहते हैं वैसा निकल के आ रहा है इस बजट में से। बहुत अच्छी बातें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आउटले हुआ है, जैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने सुबह भी कहा कि 5.5 मतलब 5.5 लाख से 7.5 लाख करोड़ का जो इंक्रीज है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो एक बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि हमें केवल सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, हमें कुछ सालों के लिए बजट आउटले में प्लान करना होता है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बात की गई है और मास्टर प्लानिंग की बात करी गई है, गति शक्ति मास्टर प्लान,
उससे डेफिनेटली एक कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, मतलब चाहे वो रोड हो या रेल हो या कोई स्टेशन हो, वो सब एक साथ लिंक करे जाएंगे और उससे देश को काफी फायदा होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे गोल्स हैं और ये रिक्वायर्ड भी है। दूसरा जो अच्छी बात की गई है, जो कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में जैसे हम कह सकते हैं कि 1 साल 2 साल में उसका असर दिखेगा, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम बात करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली कि हमें ऑयल सीड्स और मिलेट्स के ऊपर अब ज्यादा फोकस करना है और राइस और व्हीट के ऊपर फोकस थोड़ा कम करना है। धीरे धीरे ही ये अचीव होगा, 1 साल में शायद ना हो, बट 2 या 3 साल में ये जरूर अचीव हो सकता है और इससे फार्मर्स की इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मूव है। और तीसरी चीज जो मैं हाईलाइट करूंगी जो पॉजिटिव्स में है बिल्कुल, वो ये है डिजिटाइजेशन। और ये बात कहना कि भारत नेट स्कीम, जो कि बहुत साल से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भारत नेट में प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट आए, वो अब सच में आ रहा है और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से पीपीपी मोड पे वो अब रूरल एरियाज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत जरूरी है कोविड टाइम्स में। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये भी बात बोली गई है कि क्या हमारे जो पुअर हैं, जो बढ़ गए हैं कोविड के टाइम पे, जिन लोगों के जॉब लॉसेस हुए हैं, उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए जो एक्शंस हैं वो थोड़े ऐसे एक्शंस हैं जो पहले चल रहा था वो ही चलता आ रहा है। तो जो गरीब कल्याण योजना के टाइम पे मोदी जी ने अनाउंस किए थे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, उन्हीं को एक कंटिन्यूएशन में लेके रखा गया है। जैसे कि पीएम किसान, जिससे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा, या फिर पीएम उज्ज्वला योजना जिससे एलपीजी सिलेंडर्स दिए जाएंगे, वो सबको एक कंटिन्यूएशन में रखा गया है कि हाँ ये भी अभी भी चलते रहें। और एमएसएमई सेक्टर के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है मैं कहूंगी कोविड के टाइम्स में, क्योंकि इस योजना से बहुत सारी एमएसएमईज ने इमरजेंसी लोन लिया है कोलैटरल फ्री, जस्ट अपने वर्किंग कैपिटल। लेकिन कई मतलब दहाइयों में आंकड़ा है, लाखों में आंकड़ा है कि एमएसएमई सेक्टर बहुत सारे बंद हो गए हैं, उनके लिए इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, वो डेफिनेटली एक बात बिल्कुल सही है कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत बुरी तरह से पैंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ है और काफी बंद भी हुए हैं, और काफी वो ऐसे भी हैं जो विमेन ओन्ड, यानी जो महिलाएं लीड करती हैं एमएसएमईज, वो बंद हुए हैं। तो इस बजट में डेफिनेटली जो फंड ऑफ फंड्स का डिस्कशन निर्मला सीतारमण जी ने किया, जैसे जैसे थोड़ा बजट खत्म हो रही थी स्पीच, तब उन्होंने ये मेंशन किया। और फिर अगर हम एमएसएमई मिनिस्ट्री के एक्चुअली बजट में देखें तो फंड ऑफ फंड्स जो अनाउंस हुआ था आत्मनिर्भर भारत 2.0 के टाइम पे, वो कंटिन्यू किया गया है और उसके हिसाब से इक्विटी फाइनेंसिंग इंक्रीज करी जाएगी एमएसएमईज के लिए। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। आपने कुछ पॉइंट्स बता दिए, अब मुझे मैं इस पे सिर्फ एक छोटा सा रिएक्शन चाहिए, फिर मैं सीधे जाऊंगा ऋषि मिश्रा के पास। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि दिस इज अ जीरो सम बजट। उन्होंने कहा है कि नथिंग फॉर स्टूडेंट्स, फॉर पुअर, फॉर सैलरीड पर्सन, फॉर मिडिल क्लास फेलो, एंड बहुत सारे उसमें लिस्ट गिनाई है। दूसरा, आम लफ्जों में यह कहा जा रहा है कि यह बजट गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। यह कांग्रेस के कई लीडरों ने कहा है। आप इसको कैसे देखती हैं, कितना सही मानती हैं इसे? मिताली निकोर जी। एजुकेशन के लिए डेफिनेटली और प्रोविजन किया जा सकता था, ठीक है, स्पेशली अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, एनईपी, जो कि पिछले 2 साल में ही इंट्रोड्यूस करी गई है और फिर कोविड हो गया जिसकी वजह से काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए। उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा फोकस और हो सकता था, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो कि एलोकेशन है वो बढ़ गया है। वो एक्चुअली अब ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ एलोकेट किया गया है इस साल, इंक्रीज ऑफ 10,000। ठीक है, ओके, मैं कुछ इस पे पॉइंट मुझे मिल गए। मैं जरा आपकी इजाजत से अब ऋषि मिश्रा के पास फिर से जाना चाहता हूं। ऋषि मिश्रा साहब, थोड़ा वक्त है इसको एक्सप्लेन करके समझने का। सवाल इस बात को लेकर है कि मुल्क में जो बड़े मुद्दे अभी सामने हैं वो है महंगाई,
वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या इन दो बड़े मुद्दों पर आज का बजट किसी तरह से राहत देता नजर आ रहा है? देखिए, अपने अपने मिले जुले इसके रिएक्शन है। अपोजिशन पार्टी का काम है। कोई भी हिंदुस्तान में कोई बजट यदि पेश होती है तो शायद ही कोई विपक्षी पार्टी हो उस बजट का सराहना किया हो। लेकिन सवाल ये उठता है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको छूने की जरूरत थी, जिसको मर्म पे मलहम लगाने की जरूरत थी, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने छुआ नहीं है। जैसे अब मैंने पहले ही कहा, मनरेगा में आप जानते हैं कि ग्रामीण एरिया में कैसे रोजगार मुहैया मनरेगा के द्वारा कराया जाता है, उसके आवंटन में कहीं ना कहीं कमी की गई है। यदि आप कोरोना महामारी के बाद देखिए, हेल्थ सेक्टर को उम्मीद था कि एक बड़ा बूस्टअप केंद्र सरकार द्वारा मिलेगा, उसमें भी मुझे निराशा हाथ लग रही है। हालांकि कुछ उन्होंने बढ़ाया है, 86,000 समथिंग करोड़ हेल्थ में दिया गया है क्योंकि देखिए कोरोना के बाद देखिए इस बात को चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये जरूर मानती है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है। आप श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, आसपास छोटे छोटे देश देख लीजिए, अपने जीडीपी का 7-8% खर्च करते हैं, हम 1.5-2% भी खर्च अपने जीडीपी का नहीं करते हैं। तो हेल्थ स्ट्रक्चर में यदि बड़ा हिस्सा यदि बजट का दिया जाता तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी होती। दूसरी बात जो है, मैं इस बात का केंद्र सरकार का सराहना करूंगा कि पोस्ट ऑफिस से कोर बैंकिंग को जोड़ा गया है। इससे कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया में जो लोग हैं, जो बैंकिंग सेवा से आज भी महरूम है, आप कितना भी बैंकिंग सेवा को डिजिटाइल मतलब टेक्निकल पुण्य कर दीजिए, लेकिन आज भी ग्रामीण एरिया में लोग जो है बैंक के सुविधा से महरूम है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पोस्ट ऑफिस का सेंटर है, तो इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। और ये भी कहा गया कि 75 जिलों में बैंकों में जो है वो डिजिटल यूनिट भी कायम किए जाएंगे। डिजिटल करेंसी की भी बात आई है, हालांकि उस पर केसीआर जो तेलंगाना के वजीर आला उन्होंने काफी सख्त अपना एक रिमार्क दिया है कि एक तरफ तो मरकजी हुकूमत कहती है कि क्रिप्टो करेंसी को अभी हम ऑफिशियल या लीगलाइज नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 30% टैक्स की बात करते हैं, तो किसे आप कंफ्यूज कर रहे हैं? उन्होंने सवाल उठाया है। लेकिन आपने जो एक सवाल किया गवर्नमेंट जॉब का, जो मुझे बजट में मुझे कुछ लबोलवाब नहीं दिख रही है कि कितने लाख जॉब क्रिएट सरकार जो है गवर्नमेंट सेक्टर में करेंगे। हालांकि LIC को लेकर जो सरकार ने घोषणा की है, उससे उम्मीद है मुझे कि कुछ बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन जो मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग गरीबों का के दर्द पे खासकर कोरोना महामारी के बाद जो जख्म उभरे हैं, उस पर मरहम लगाने की जरूरत थी। इस बजट में मुझे नहीं लगता है कि उससे मरहम लग सकती है। ठीक है, मैं आपके पास मिताली आऊंगा अगली बार। तो मुझे डिजिटल करेंसी के बारे में थोड़ा मुझे बताइएगा कि ये डबल स्टैंड या मतलब दो तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, जो केसीआर तेलंगाना के सीएम ने सवाल उठाया। कि पहले मैं चलता हूं डॉक्टर अमी याग्निक के पास। डॉक्टर अमी, इस बात को तो लगभग सभी मान रहे हैं कि ये चुनावी बजट तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से क्या आप इस बात का क्रेडिट देंगे इस गवर्नमेंट को, अपनी निर्मला सीतारमण को, कम से कम उन्होंने चुनाव से कबल बजट दिया कि इससे चुनावी बजट ना बनाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी बातें ऐसी हैं, अगर हो सकता था इसमें कि टैक्स रिबेट थोड़ी मिल जाती, हो सकता था कि कुछ और ऐसी एक्साइज ड्यूटी कुछ कम हो जाती, और पेट्रोल वगैरह या दूसरी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो महंगाई कुछ कम हो सकती थी। लेकिन आपको इतराज किस पर है? क्या आप इस बात को मान रही हैं कि ये चुनावी बजट नहीं है? डॉक्टर अभी कांग्रेस जी। पहले तो कोई बजट चुनावी नहीं होना चाहिए, तो ये गलत अनुमान इसलिए है क्योंकि ये 5 राज्य में चुनाव आ रहे हैं। अगर वो नहीं आते तो ये प्रश्न नहीं उपस्थित होता। वैसे भी वो जाके जहां भी होता है वहां जाके कभी घोषणा तो होती है कि हम इतना प्रोजेक्ट करेंगे, इतना हम पैसा दे रहे हैं, बाकी वो प्रोजेक्ट पूरे होते कि नहीं होते वो तो हमें पता नहीं चलता है। उसका ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, जवाब देती नहीं है सरकार। तो ये चुनाव के साथ जोड़ना इट इज नॉट राइट टाइम, तो उचित भी नहीं है पूछना। दूसरी बात कि ऐतराज की बात नहीं है, आप किसी को पूछो, अभी आप ऐसे पूछो कि 4.6 इतने करोड़ लोग गरीबी की रेखा में के नीचे आ गए, सबकी आवक सैलरी में कटौती हो गई पेंडेमिक की वजह से। एक तरफ तुम्हारी सैलरी आवक कम हो गई है और आपने इनकम टैक्स को तो वैसे ही टच नहीं किया है, स्लैब को टच नहीं किया है, तो टैक्स तो आप भरते ही है उस पे। तीसरा, महंगाई बढ़ गई है, तो आवक इनकम नहीं है
तो इसका आपने कोई भी जरा तरीके से जवाब नहीं दिया है। ऊपर से आप कहते हो कि हम कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कर दी है, तो आप किसकी बात कर रहे हो? अभी सोशल जस्टिस की इस देश को जरूरत है, सोशल जस्टिस की जरूरत है। मुझे लग रहा था कि शायद उदय सिंह साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो है हमारे साथ। डॉक्टर, अभी मैं एक छोटा सा रिएक्शन उदय सिंह साहब से भी लेना चाहता हूं। उदय सिंह साहब, ये बातें आ रही हैं कि पुअर सेक्शन जो है उस पर ध्यान कम रह गया है, वक्त भी कम है मेरे पास, प्लीज जरा जल्दी से बता दीजिए। जी उदय सिंह साहब, ठीक है, उदय सिंह को मेरी आवाज मिल नहीं पा रही है। मिताली, जो सवाल मैंने आपसे किया था कि ये डिजिटल करेंसी पर दो तरह की बातें आ रही हैं, क्या माना जाए इसको? बेसिक बात ये है कि डिजिटल करेंसी अब एक लेजिटिमाइज करी जा रही है। ये एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी से अलग है। क्रिप्टो करेंसी का जो बैकअप होता है, उसकी फाइल्स गवर्नमेंट एक्सेस नहीं कर सकती और क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती। लेकिन डिजिटल करेंसी ऐसी करेंसी होगी कि जैसे लेकिन क्रिप्टो के बारे में कहा गया है, क्रिप्टो पे टैक्स कहा गया है, वो अलग होगा और वो सारे फाइनेंशियल एसेट्स पे होगा। और इससे बहुत क्लियरली गवर्नमेंट का स्टैंड निकल के आ रहा है कि हाँ, अगर हम क्रिप्टो बैन नहीं कर सकते तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगा दिया जाए, ताकि जो लोग आज इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर वो टैक्स जरूर दें। मतलब ये कि सवाल एक अभी भी बरकरार है कि हाँ या ना। बहरहाल अभी इसके बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा इस पे तशरीह कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो मोटे तौर पे बात आ रही वो यही है कि जो मिडिल क्लास है उसे टैक्स रिबेट को लेकर जो राहत की उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बात मुस्तकबिल की है, फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास प्रोग्राम पे अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।